जरा इन दो लड़कियों को गौर से देखिए। ये दोनों लाहौर के थाने टाउनशिप में बैठी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त हालत में। आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना कि सब ठीक है, लेकिन इन लड़कियों के साथ अगले 2 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी के गुमान में भी नहीं। ये 4 अगस्त 2026 है, शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक 2 से 2.5 घंटे बाद खबर आई कि ये दोनों लड़कियां मर गई। हैरान हो गए ना आप भी? सिर्फ आप नहीं, इस वाक़े के बाद सारी ही लाहौर पुलिस हिल कर रह गई कि पुलिस की हिरासत में मौजूद ये 2 लड़कियां जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक कैसे मर गई। उनके साथ ऐसा हुआ क्या? किसने तशद्दुद किया या जहर दिया गया और चंद ही घंटों में दफना भी दिया गया? ये खुद मर गई या मारा गया? पिछले चंद दिनों से हर चैनल पर यही सवाल था, मगर उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया था? आपने लाहौर पुलिस की हिरासत में उन 2 लड़कियों की मौत की खबर तो सुनी होगी, लेकिन अभी तक आपको मुकम्मल कहानी नहीं पता होगी। तो चलिए जानते हैं लाहौर वाक़े की वो अनटोल्ड स्टोरी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। आमना और अनमोल दोनों मुकम्मल होशो हवास में हैं। एक लड़की दूसरे का बुर्का दुरुस्त कर रही है, दुपट्टा सही तरीके से उड़ा रही है। कोई नहीं जानता कि अगले चंद घंटों में इन दोनों लड़कियों के साथ क्या होने वाला है। इसी फुटेज में एक लड़की अपना पर्स मर्द एहलकारों को दिखाती नजर आती है, जबकि दूसरी उनसे बातचीत कर रही है। दूसरी लड़की के पर्स से निकलने वाले पैसे भी यही लड़की अपने हाथ में पकड़कर पुलिस वालों को दिखाती है, जैसे कोई सफाई पेश की जा रही हो। फिर एक और फुटेज में दोनों तकरीबन 5:30 बजे ऑफिसर के कमरे से बाहर निकलती हैं। और अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज में देखें तो दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी से पहले यानी थाने पहुंचने से कबल की फुटेज भी कुछ यही कहानी सुनाती है। दोनों बिल्कुल सेहतमंद हालत में हैं, मगर फिर उसी शाम मीडिया पर एक खबर चलना शुरू होती है। 2 खवातीन की मौत की खबर। दोनों लड़कियां थाने में दाखिल हुईं और अगली सुबह उन्हीं की मैयतें अफरा तफरी और पुरअसरार तरीके से पाकपतन के कब्रिस्तान में दफन कर दी गईं। इस कहानी के एंड में जो कुछ निकलकर सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला है। आइए एक एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आमना, उम्र तकरीबन 17 से 18 साल, गैर शादीशुदा। 22 साल की अनमोल शादीशुदा और 5 महीनों की बच्ची की माँ। अनमोल के शौहर का नाम सकलैन। दोनों का आपस में नंद भाभी का रिश्ता था। ये कोई अमीर घराना या कोठी बंगले वाला खानदान नहीं था, बल्कि ये एक खाना बदोश खानदान था। ये खानदान पाकपतन के इलाके बस्ती गौस नगर में झोंपड़ियों में रहता था। उसी खानदान के कुछ अफराद भीख मांगने का काम भी करते हैं। अनमोल के शौहर सकलैन के मुताबिक उनकी बीवी और बहन घरों और बाजारों में पेंसिलें बेचती थी, मगर उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम अब उनका कब्र तक पीछा करने वाला था। अनमोल के शौहर का कहना है कि अनमोल और आमना पर पहले कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस हैं, मगर हकीकत कुछ और थी जो मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। जिस शख्स ने अनमोल और आमना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया वो कोई आम आदमी नहीं था। शायद वो अपने अगले शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। और फिर उसी कहानी का अगला सिरा हमें एक ऐसी झोंपड़ी तक ले जाता है जहां जिंदगी पहले ही आजमाइश बन चुकी थी। हर रोज आमना और अनमोल के काम या भीख की तलाश में बस्ती गौस नगर से थाना टाउनशिप लाहौर तक 3 से 4 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। तकरीबन 120 से 190 किलोमीटर का फासला। यही वो खाना बदोश खानदान था जिसने आखिरकार दोनों जवान बेटियों की मैयतें उठानी थी और जिसकी 6 माह की मासूम यतीम होना था। और वो दिन आ गया, 4 अगस्त 2026। ये घर ज़िशान लतीफ़ का था। ज़िशान लतीफ़ कौन था, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। पहले ये समझ लें कि 4 अगस्त को क्या हुआ। उस वक्त लतीफ़ खुद घर पर मौजूद नहीं था और दरवाज़ा खुला था। गली से भीख मांगने की आवाज़ें घर के अंदर तक आ रही थी, मगर इन दोनों भिखारियों की नज़रें और चाल कुछ और ही बता रही थी। बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपना अगला शिकार ढूंढ रही हों। दरवाज़ा खुला देखकर दोनों अंदर दाखिल हो गईं। बेडरूम्स और किचन में झांकने लगी। घर वाले परेशान हो गए और फटे पुराने कपड़े देखकर एक लम्हे को खौफजदा भी हुए कि कहीं हम लुट ही ना जाएं। लतीफ़ की बहन आगे बढ़ी और पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गई। भिखारियों ने कहा कि प्यास लगी है, पानी दे दो, पीकर चले जाएंगे। जान छुड़ाने के लिए पानी का गिलास दिया गया और पानी पीने के बाद दोनों की नजरें घर में घूमने लगी। फिर उन्होंने अचानक कहा, बहन जी
ہم دم بھی کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ وہ باتوں میں الجھانے لگی۔ اس کیس کے مدعی ذیشان لطیف کے مطابق دونوں لڑکیوں نے دھوکے سے گھر کی ایک خاتون کی سونے کی بالیاں اور 5,000 روپے نکلوا لیے، اور یہ دونوں لڑکیاں تھیں انمول اور آمنہ۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی لالچ یا اجنبی پر اعتماد بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ خیر، بقول اس کیس کے مدعی ذیشان لطیف کا کہنا تھا کہ انمول اور آمنہ بلیک میل اور مزید رقم کا مطالبہ کرنے لگی۔ گھر والوں نے دینے سے انکار کر دیا اور یہیں سے کہانی پلٹی، اور یہ کہانی ایک خوفناک صورت اختیار کرنے والی تھی۔ گھر کی خواتین نے فوراً لطیف کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں واویلا مچا ہوا ہے۔ دونوں لڑکیوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، دروازوں اور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر محلے کو اکٹھا کر رہی ہیں۔ لطیف اور اس کی فیملی حیران رہ گئی، اب کیا کریں؟ ہجوم جمع ہونے لگا۔ محلے والے شک کی نگاہ سے لطیف کی فیملی کو دیکھنے لگے اور فیملی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ مگر یہاں سے کہانی پھر پلٹی۔ لطیف نے کہا کہ ان لڑکیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھیک مانگنے والی ہیں جنہوں نے اس کی بہن کی بالیاں اور رقم زبردستی لے لی۔ اہل محلہ نے دونوں کو پکڑ کر تلاشی لی تو سارا سامان برآمد ہو گیا، اور اب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ اسکیمرز ہیں۔ دوپہر 2:45 پر ٹاؤن شپ تھانے اور ریسکیو آفس میں کال موصول ہوئی۔ جلدی پہنچے، یہ لوگ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ ہماری گلی والوں نے 2 خواتین اسکیمرز کو پکڑ رکھا ہے۔ ادھر بیجو آرام نال پیسے دے دیو، جا نہیں سکتی کتنے بھی، جو مرضی کر لے تو۔ اب یہ معاملہ سینسیٹیو ہو چکا تھا۔ سب انسپیکٹر غلام غوث 3:11 پر موقع پر پہنچے، ہجوم سے دونوں لڑکیوں کو الگ کیا اور تھانے لے گئے۔ 3:26 پر انہیں ڈیوٹی آفیسر تسنیم عارف کے حوالے کیا گیا، وہی CCTV جس کا ذکر شروع میں نے کیا تھا۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، صرف 1 یا 2 CCTV مناظر دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ لڑکیوں کی گرفتاری کے بعد یہ کیس کسی خاتون پولیس آفیسر کے سپرد ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس بنیاد پر کہ فوٹیج میں مرد پولیس اہلکار خواتین سے بات یا پوچھ گچھ کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ کہنا درست نہیں کہ یہ بذات خود غیر قانونی ہے۔ قانون میں خواتین کی جسمانی تلاشی کے لیے واضح طور پر خاتون اہلکار کی شرط موجود ہے، مگر ہر قسم کی پوچھ گچھ کے لیے یہ ضروری نہیں۔ صرف مخصوص مراحل میں لیڈی پولیس آفیسر کا ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کیس میں بعد میں کسی اور لیڈی افسر کو شامل کیا گیا ہو۔ بہرحال اسی دوران ذیشان لطیف کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، دفعہ 379 یعنی چوری اور دفعہ 420 یعنی دھوکہ دہی اور فراڈ کے تحت۔ مدعی کا موقف تھا کہ بھیک مانگنے والیوں نے بالیاں اور رقم زبردستی لے کر کپڑے پھاڑے اور بلیک میل کیا۔ شام 4:40 پر FIR باقاعدہ درج ہوئی۔ اب تک سب کچھ ایک عام تھانے کی کارروائی جیسا لگ رہا تھا، مگر قدرت نے تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ 100 سے 190 کلومیٹر دور بیٹھے انمول کے شوہر ثقلین کو تھانے سے کال آئی۔ اسے کہا گیا کہ انمول اور آمنہ چوری کے الزام میں گرفتار ہیں، آ کر پوچھ گچھ کروائیں۔ یہ سنتے ہی ثقلین اور ایک اور رشتہ دار فوراً تھانے پہنچے۔ ثقلین کے مطابق انہیں ایک FIR تھما دی گئی اور کہا گیا کہ جا کر ضمانت کا بندوبست کریں۔ وہ اسی کارروائی میں جٹ گئے۔ بقول ورثاء کے اس FIR میں نہ انمول کا نام تھا نہ آمنہ کا، یہ ایک فرضی کاغذ تھا جو انہیں پکڑا دیا گیا۔ جی ہاں، فیک FIR۔ میں یہاں بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اگر کبھی پولیس کا آپ کو FIR یا کوئی لیگل ڈاکیومنٹ دے تو صرف اسے لے کر گھر نہ جائیں، پہلے اس کا نمبر، تھانے کا نام، تاریخ، دفعات اور مدعی اور نامزد افراد کے نام ضرور چیک کریں اور فوراً گرفتار شخص سے ملاقات کی کوشش کریں۔ اگر FIR میں کچھ غلط نظر آئے تو کسی وکیل سے بات کیے بغیر تھانے سے واپس نہ آئیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انمول اور آمنہ کے ورثاء نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کے بعد اب بھیانک نتیجہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انمول اور آمنہ کے کیس میں ورثاء کو کئی گھنٹوں تک بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کی بیٹیاں مر چکی ہیں۔ اگلے دن 5 اگست کی شام تقریباً 4 بجے پولیس نے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ بچیاں چوری کے مقدمے میں تھانے میں ہیں، آ کر ضمانت پر لے جائیں۔ گھر کی خواتین فوراً پہنچی، مگر انہیں بچیوں سے ملنے تک نہ دیا گیا۔ کسی نے کہا فلاں تھانے بھیج دیا، کسی نے کہا SP کے پاس ہیں، کسی نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ آخر کار FIR تھما دی گئی۔ جی ہاں، وہی FIR جس کا ذکر میں نے کیا۔ FIR دی ہے جن میں انمول کا بھی نام نہیں ہے، آمنہ کا بھی نام نہیں ہے۔ یہ میری بہنیں ان پڑھ ہیں، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ FIR لے کے جب گھر آئی ہیں، انہوں نے مجھے وہ دکھائی ہے، میں نے پڑھی ہے FIR۔
दरअसल ये एफआईआर किसी और खातून की 65 लाख रुपए मालियत की सोने की चेन छीनने के इल्जाम में किसी मोटरसाइकिल सवार लड़के के खिलाफ दर्ज थी, जिसमें किसी खातून मुलजिम का नाम तक मौजूद नहीं था। तकरीबन 4:30 से 8 बजे के दरमियान थाने से एक और कॉल आई। अनमोल और आमना की मौत हो चुकी है, लाशें जिना अस्पताल लाहौर में पड़ी हैं, आकर वसूल कर लें। एक हाथ में फर्जी जमानती कागज, दूसरे हाथ में मौत की खबर। ये वो लम्हा था जिसने खानदान को हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया। अब पुलिस का बयान मीडिया पर आया। पुलिस के बयान के मुताबिक अनमोल पर इल्जाम था कि वो नशावर चीजें इस्तेमाल करती थी और उस दिन ओवरडोज हो गया था। 2023 में आमना के खिलाफ गुजरात थाने में चोरी और फ्रॉड के इल्जामात सामने आए थे। ये चला कि इनके खिलाफ ऑलरेडी 2 केस रजिस्टर्ड हैं, एक 2023 में गुजरात डिंगा के थाने में और एक फैक्ट्री एरिया लाहौर 2024 में। 6 अगस्त को सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल और आमना के जिस्म में एक खास किस्म के नशे और दवाइयों के आसार भी मिले। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि दोनों मुबैना तौर पर लोगों के घरों में दाखिल होती थी, वहां मौजूद खवातीन को नशावर चीज पिलाती और फिर वारदातें किया करती थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त भी दोनों ने मुबैना तौर पर नशावर चीज ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। रेस्क्यू 1122 की टीम शाम 6:03 पर बुलाई गई। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो बच ना सकी। अनमोल और आमना की मौत के बाद वरिसा अस्पताल पहुंचकर बॉडीज की शनाख्त करते हैं। उनके बकौल नाक, कान और मुंह से खून बह रहा था, जिस्म पर निशानात थे और कपड़े भी फटे हुए थे। एक के नाक से खून आ रहा था और एक के कपड़े फटे हुए थे, इधर निशान थे बच्चे। वरिसा का ये भी इल्जाम है कि पोस्टमार्टम और गुस्ल पुलिस ने अपनी निगरानी में और जल्दबाजी में करवाया। अब कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू हो जाती है। मैयतें आधी रात तकरीबन 3 बजे वरिसा के घर पाकपतन पहुंची। वरिसा का दावा है कि पुलिस ने फौरी तदफीन पर मजबूर किया। पहले 3 बजे का वक्त दिया गया। वरिसा ने बरादरी के रिवायात के मुताबिक 8 बजे का मुतालबा किया। बिलाखिर मामला 6 बजे पर तय हुआ। सुबह 6 बजे बस्ती गौस नगर के चंदपीरवाला कब्रिस्तान में तदफीन हुई और इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी, इन्वेस्टिगेशन गाड़ी, शहजोर और एलीट फोर्स की गाड़ियां मौजूद रहीं। वरिसा के मुताबिक सफर का किराया, एम्बुलेंस और तमाम इखराजात पुलिस ने खुद अदा किए। ऐसा प्रोटोकॉल जो खुद एक सवाल बन गया कि इतने गरीब खाना बदोश खानदान की तदफीन पर पुलिस इतनी रकम और नफरी क्यों खर्च कर रही थी? आखिर मामला क्या था? इस पुरअसरार मौत और फिर पुरअसरार तदफीन के पीछे ऐसी क्या कहानी है? जब सवाल किया गया तो पंजाब पुलिस अपने ओवरडोज वाले मौकिफ पर डटी रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने मामले को मजीद उलझा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में जिस्म पर निशानात नहीं पाए गए, दिल में खून के लोथड़े, जबकि जिगर, मैदा और गुर्दे सेहतमंद बताए गए और कुछ जराये के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी गई। मगर एक और रिपोर्ट में दोनों के जिस्मों पर मुतादिद के निशानात मिलने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने यह शुबा भी जाहिर किया है कि हो सकता है कि दोनों खवातीन ने खुद को गोलियों का इंजेक्शन लगाया हो, जबकि मौत की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। वही शख्स जिसने आमना और अनमोल को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था, खुद शक के दायरे में आ गया। पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से मालूम हुआ कि ज़िशान लतीफ़ पहले भी 3 मुकदमात में मुद्दई रह चुका है, एक गार्डन टाउन और 2 टाउनशिप में, जिनमें चोरी, फ्रॉड, चेक डिसऑनर और छीना झपटी के इल्जामात शामिल हैं। वो मजीद 3 मुकदमात में गवाह और 2 फ्रॉड केसेस में मुल्जिमान का जमानती भी रह चुका है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम बार बार थाने के रिकॉर्ड में आता रहा, मुद्दई बनकर, गवाह बनकर और जमानती बनकर। क्या इस शख्स का ये मुनज़्ज़िम पैटर्न उन दोनों लड़कियों को भी अपनी लपेट में ले चुका था? ये सवाल अब खुद तफ्तीशी टीम के सामने है। इस केस में विक्टिम फैमिली की गलतियां तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरी तरफ इस केस में बगैर तस्दीक के भिखारन पर एतमाद कर लिया गया। घर वालों ने अजनबी खवातीन को बगैर जांचे अंदर आने दिया और पुलिस ने मुद्दई के बयान को बगैर उसका रिकॉर्ड देखे सच मान लिया। इस कहानी का सबक ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके यकीन न करें, पहले तस्दीक करें फिर एतमाद करें, चाहे वो दरवाजे पर खड़ा अजनबी हो या थाने में बैठा मुद्दई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
है।